नमस्कार दोस्तों, भावी क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। भावी क्लासेस में हम राजस्थान इतिहास का अध्ययन कर रहे थे और राजस्थान इतिहास के अध्ययन के अंतर्गत हमने इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के स्रोतों का हम अध्ययन कर रहे थे। तो देखिए, हमने पुरातात्विक स्रोतों के बारे में पढ़ चुके थे। उसके बाद में अपना जो अगला टॉपिक आता है वो आता है साहित्यिक स्रोत। ठीक है, आज हम साहित्यिक स्रोतों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले तो ये देखिए कि साहित्यिक जो स्रोत हैं, जो साहित्यिक स्रोत हैं वो अपने कैसे हैं, कौन सी भाषा के हैं और उनमें क्या हमको संपूर्ण जो जानकारी है वो उसको क्या हम पूरा सही बिल्कुल मान सकते हैं क्या। तो पहली चीज तो ये कि जो साहित्यिक स्रोत हैं ठीक है, साहित्यिक जो स्रोत है। अब देखिए, साहित्यिक स्रोतों में जब हम बात करें तो पहले इनकी भाषा के बारे में बात करेंगे। भाई इनकी जो उस समय की जो भाषा थी, उनकी जो जिस भाषा में ये लिखे गए हैं, जिस भाषा में इनका यूज है, तो पहले तो है सबसे पहले तो संस्कृत भाषा, एक है प्राकृत भाषा। ठीक है, संस्कृत भाषा, प्राकृत भाषा और इनसे मिलके एक अपभ्रंश भाषा है। कौन सी? अपभ्रंश। अपभ्रंश राजस्थान है तो राजस्थानी, ठीक है। देखिए, राजस्थान के अलावा जैसे यहाँ पे अपने यहाँ हिंदू है, हिंदू राज्य है तो हिंदी, पारसी, ठीक है। तो देखिए, सभी भाषाएं अपने यहाँ पे धीरे धीरे आई। और उनके अलावा जैसे स्थानीय भाषाएं, राजस्थान में जैसे अपन बात करें स्थानीय भाषाएं, क्षेत्र वाइज जो भाषाएं थी उनमें भी हमको काफी ग्रंथ प्राप्त हुए हैं। अब देखिए, जो मैं बात करूं प्राचीन काल के, अगर हमने बात करें ग्रंथों की, तो जो प्राचीन कालीन ग्रंथ थे वो प्राचीन कालीन ग्रंथ कौन सी भाषा में थे? तो संस्कृत में। कौन से? प्राचीन कालीन। ठीक है, प्राचीन कालीन कौन सी भाषा में है? संस्कृत या प्राकृत भाषा में। उसके बाद की बात करें आपने तो अपभ्रंश भाषा है। ये जब मध्यकाल का जो शुरुआत है, किसकी? मध्यकाल की। ठीक है, मध्यकाल जब प्रारंभ होता है तो अपभ्रंश भाषा का प्रारंभ होता है और अपभ्रंश भाषा का यूज होने लगता है। इसके साथ साथ में जैसे जैसे मध्यकाल आगे बढ़ता है राजस्थानी भाषा भी आ जाती है। राजस्थानी भाषा के साथ साथ भी कौन सी भाषा जुड़ जाती है? स्थानीय भाषा। ठीक है, स्थानीय भाषा जैसे हाड़ होती है, ढूंढाड़ी है, और भी जो मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, जो भी स्थानीय भाषा थी उस समय की, वो सारी भाषाएं भी इस समय आने लग गई थी। ये भी मध्यकाल में ही आ रही थी। उसके बाद में देखिए, मध्यकाल में का जब अंतिम है तो उस समय पारसी भाषा का भी यहाँ पे आगमन हो चुका था और हिंदी भाषा का भी आगमन हो चुका था। तो अब बात करें जो इस समय के जो लेखक थे, लेखकों की जब बात करें हम, तो देखिए जो लेखक हैं वो लेखक या तो किसी न किसी राजा के यहाँ आश्रय प्राप्त होंगे। भाई जो लेखक हैं वो कहीं ना कहीं तो या तो किसी का राज दरबारी होगा, या कोई उसका कवि होगा, या उसका कोई शिल्पी मंडल है, जैसे शिल्पी है, जैसे कि हम कुंभा की बात करें, शिल्पी मंडल है। तो इस तरह से कुछ न कुछ उसमें होगा, या तो या उसके आश्रय प्राप्त किया होगा, या फिर कोई लेखक अपनी मर्जी से, मतलब स्वतः या सुखद स्वतंत्र रूप से भी कुछ लिखते हैं। जैसे कि जिनको लिखने का शौक होता है ना, अभी भी कहीं देखे होंगे आप लोगों ने कि उनको लिखने का बहुत शौक होता है,
तो वो भी ऐसे भी आते हैं कहीं कहीं लेखक कि जो उनको जिनको लेखन का शौक है उनके वो भी अपनी मर्जी से भी लिखते हैं कुछ लेखक। पर अब एक चीज है, जो किसी राजा के पास में आश्रय प्राप्त है, आश्रय अगर किसी के पास प्राप्त है तो वो उस राजा के बारे में अच्छाइयां लिखेगा या उसकी बुराइयां भी लिखेगा। कोशिश तो यही करेगा ना उसकी अच्छाइयां ज्यादा लिखेगा, बुराइयां तो दिखाएगा तो नहीं वो कि राजा बुरा है वो है, क्योंकि उसको आश्रय उसने राजा ने दे रखा है, उसके लिए तो वो राजा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि उस राजा ने कुछ काम किया हो, उसको बढ़ा चढ़ा के भी बता दिया हो सकता है कि वो उस राजा से चिढ़ता हो, उसके बारे में सही ढंग से नहीं लिखा हो, ये भी चीजें हो सकती है। इसलिए कहा जाता है कि जो साहित्य के स्रोत हैं उनको जब हम पढ़ते हैं तो उनको जब हम उपयोग करते हैं उनका, तो हमको बहुत सी सावधानियां बरतनी पड़ती है। ठीक है, तो ये चीजें हम साहित्य के स्रोत के बारे में जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं साहित्य के स्रोतों में जो हमारे स्रोत हैं जो हमको प्राप्त हुए हैं, उन स्रोतों में जिस साहित्य के स्रोतों के बारे में बात करेंगे वो है संस्कृत भाषा के ग्रंथ। संस्कृत भाषा के ग्रंथ, अब ग्रंथों को अपने महाकाव्य भी कह सकते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि महाकाव्य हैं तो उसमें फिर ये हो जाए कंफ्यूजन आप क्रिएट करो, तो ग्रंथ कहो, महाकाव्य कहो, महात्म्य कहो, ठीक है, ये सब चीजें एक ही है। तो अब हम संस्कृत के इनकी बात करते हैं। अब देखिए, साहित्य की जब स्रोतों की बात होती है तो संस्कृत भाषा काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो हमको जो प्राचीन जितने भी साहित्य के स्रोत प्राप्त होते हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट भाषा संस्कृत की है। ज्यादातर सब कुछ जो भी लिखा गया है, कोई सा ग्रंथ लिखा हो वो सब किस भाषा में लिखा है? संस्कृत भाषा में। ठीक है, अब संस्कृत भाषा के अंदर हमें जो पहला हमारा आज का जो काव्य है, महाकाव्य है जिसको हम बोलते हैं, वो है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय। अब देखिए, पृथ्वीराज विजय एक महाकाव्य है ये, और इस महाकाव्य में जो हमको जानकारी प्राप्त होती है वो जानकारी प्राप्त होती है 12वीं सदी की। ठीक है, 12वीं सदी की भी मैं कहूं तो अंतिम चरण की, अंतिम भाग, 12वीं सदी के अंतिम जो भाग है उसके हमको जानकारी प्राप्त होती है। इसको लिखने वाले कौन है? तो इसको जो लिखने वाले हैं वो है जयानक। ठीक है, जयानक ने जो ये पृथ्वीराज विजय ग्रंथ लिखा है, ये ग्रंथ किसके लिए लिखा है उसकी बात करें हम तो देखिए, एक जगह है सपाद लक्स। ठीक है, सपाद लक्स नाम तो सुना होगा पहले भी आपने, कंफर्म है। इसको हम क्या बोलते हैं? सांबर या शाकंभरी। ठीक है, शाकंभरी सबसे पहला नाम था ना सपाद लक्स, पहला नाम सपाद लक्स, प्राचीन कालीन नाम, फिर शाकंभरी, उसी को कहते थे, और वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? सांबर। ठीक है, यहां पे किसका शासन था? तो वो चौहानों का, चौहान वंश का शासन है। चौहान वंश के शासन काल में यहां पे एक युद्ध हुए, 2 युद्ध हुए तराइन के। प्रथम और द्वितीय 91 में, 1191 वो चौहान वंश के लिए काफी महत्वपूर्ण युद्ध है। ठीक है, और वहीं से भारत में मुस्लिम शासकों का आगमन भी शुरू
माना जाता है। यहाँ पे उन्होंने राज करना तभी से शुरू किया था, आने तो पहले लगे थे पर आते थे रूट पार करके चले जाते थे वापस, पर यहाँ से उनका यहाँ पे जमावड़ा जम गया। अब देखिए इसमें हमको किसकी जानकारी प्राप्त हुई, सांबर के। बाद में सांबर के जो चौहान है वो कहाँ के शासक बन गए, अजमेर। ठीक है, तो इसमें अजमेर के और सांबर के दोनों के चौहानों का इसमें हमको वर्णन मिलता है, इनकी पूरी वंशावली मिलती है, इनकी जो उपलब्धियां थी उनके बारे में हमको कंप्लीट जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद में हम बात करें जो अगला जो अपना टॉपिक है उसके बारे में बात करें तो देखिए जो सेकंड है वो कौन सा है, वो है एकलिंग महात्म्य। कौन सा है, एकलिंग ठीक है, एकलिंग महात्म्य। अब देखिए जो एकलिंग महात्म्य है, एकलिंग महात्म्य को किसने लिखा है, पहली बात हम ये करें तो इसको लिखा है महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा ने। ठीक है, इसके रचयिता कौन है, महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा ने जो ये महात्म्य जो लिखा है ये हमको कौन सी सदी के बारे में बात करता है, तो 15वीं सदी। कौन सी सदी है, 15वीं सदी। किस वंश की बात करता है ये, तो ये हमको बताता है गुहिल वंश के बारे में। कौन से शासकों के बारे में बताता है, गुहिल वंश शासकों के बारे में। इस माध्यम से हमको जानकारी प्राप्त होती है। इससे गुहिलों के जो भी वंश वर्णन है या उनके जो सामाजिक या आर्थिक या राजनीतिक जो भी स्थिति थी उन सभी के बारे में इससे हमको जानकारी। तो अपना जो अगला जो महाकाव्य है वो कौन सा महाकाव्य है, तो वो है हमीर। हमीर महाकाव्य। ठीक है, हमीर महाकाव्य है, ये कब लिखा गया है, तो हमीर महाकाव्य लिखा गया है 1403 ईस्वी में। ठीक है, इसके अगर लेखक की बात करें अपन तो लेखक कौन है, तो लेखक है नैन चंद्र सूरी। कौन है, नैन चंद्र सूरी। नैन चंद्र सूरी ने 1403 ईस्वी में इसमें लिखा है। और जो इससे हमको महाकाव्य से जिसकी जानकारी प्राप्त होती है वो किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो चौहान शासकों के बारे में। चौहान शासकों का अपने बारे में पता चलता है, चौहान वंश की जानकारी प्राप्त होती है और चौहान वंश की पूरी वंश नावली इसमें हमको प्राप्त होती है। और इसमें साथ साथ में देखिए चौहानों का अपना पूरा इतिहास प्राप्त होता है। उसके अलावा क्या जानकारी प्राप्त होती है, तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रणथंभौर पे विजय, कहां पे, रणथंभौर पे। ठीक है, रणथंभौर विजय के बारे में भी इसमें उनको प्राप्त जानकारी प्राप्त होती है, अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय। इसके अलावा जो इसमें हमको जानकारी प्राप्त होती है वो क्या जानकारी प्राप्त होती है, कि जो राणा हमीर है, कौन, राणा हमीर। राणा हमीर के बारे में, इसके पूरे जीवन के बारे में, जीवन के बारे में संपूर्ण जानकारी, इसकी पूरी जीवन की पूरी वंश वर्णन, इसका पूरा चरित्र इसका इसमें हमको प्राप्त होता है।
इसके अलावा क्या जानकारी प्राप्त होती है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी ने जब इस पे रणथंभौर पे आक्रमण किया था तो उसके पूरे आंदोलन का पूरा इसमें हमको वर्णन स्पष्ट मिलता है। इसके अलावा देखिए जो भी इस महाकाव्य में जो भी तारीखों की बात की गई है, जिस भी घटना की तारीख की बात की गई है, वो लगभग हम ये कहें कि 90% सही है। मतलब लगभग इन्होंने हर जो भी बताई है डेट, सन जो भी बताया, जो भी तिथि बताई है, वो सही तिथि इन्होंने बताई है। इसके लिए ये कहा जाता है अमीर महाकाव्य के लिए कि जब इन्होंने इस महाकाव्य की रचना की थी तो इस महाकाव्य की रचना करते समय नयनचंद्र सूर्य ने सभी तथ्यों को अच्छे से परीक्षण करके, निरीक्षण करके उसके बाद में इसमें वो डेट को डाला है। ठीक है, इसलिए ये उनको अब चौहान वंश की या अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो आंदोलन हुआ था, रणथंभौर पे जो आक्रमण किया था, उसके बारे में उनको संपूर्ण सही जानकारी प्राप्त कराता है। और जो रणथंभौर विजय है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कराने के लिए एकमात्र स्वतंत्र रूप से अपने पास में साहित्य के स्रोतों में से एक साक्ष्य है। उसके बाद में हम अगला जो अपना जो टॉपिक है इसके बारे में बात करें तो वो अपना टॉपिक है राजवल्लभ। कौन सा है? राजवल्लभ। राजवल्लभ। अब देखिए राजवल्लभ के बारे में बात करें जब अपन, तो राजवल्लभ किसका है? तो राजवल्लभ 15वीं शताब्दी के बारे में जानकारी प्राप्त कराता है उनको। किसके बारे में जानकारी प्राप्त कराता है? 15वीं शताब्दी के बारे में। इसके जो लेखन का कार्य किया है वो किसने कार्य किया है? तो एक महाराणा कुंभा के प्रमुख शिल्पी, एक प्रमुख शिल्पी कौन है? मंडन। तो इसको जो रचयिता है इसके वो कौन है? महाराणा कुंभा के प्रमुख शिल्पी मंडन। कब की जानकारी प्राप्त कराता है? तो 15वीं शताब्दी की। क्या जानकारी प्राप्त कराता है? किसके बारे में जानकारी प्राप्त कराता है? तो ये ग्रंथ हमको ज्यादातर जो भी जानकारी प्राप्त करता है वो क्या किसकी जानकारी प्राप्त करता है? स्थापत्य की। ठीक है, स्थापत्य कला के बारे में, स्थापत्य कला जो उस समय की विकसित हुई थी उसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त करता है। स्थापत्य कला में हम बात करें किस किस के बारे में, जैसे कि नगर, दुर्ग, मंदिर, नगर, दुर्ग, मंदिर, द्वार मतलब पोल, या हम कहें स्तंभ, और भी जो भी स्थापत्य कला में उस समय चलन में था उन सभी स्थापत्यों के बारे में इसमें हमको जानकारी प्राप्त करवाता है। उस समय की जो भी पद्धतियां थी उन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करता है हमको। उसके बाद में देखिए जो अपना जो अगला जो टॉपिक है, अगला जो ग्रंथ है वो कौन सा ग्रंथ है? तो वो है राजविनोद। कौन सा है? राजविनोद। राजविनोद। अब देखिए जो राजविनोद ग्रंथ है, राजविनोद ग्रंथ की जो रचना की है वो किसने की है? तो इसके रचयिता है सदाशिव। ठीक है, वैसे तो इनका जो नाम है वो भट्ट सदाशिव है। क्या नाम है? भट्ट सदाशिव। पूरे नाम के बारे में बात करेंगे। भट्ट सदाशिव, तो भट्ट सदाशिव के द्वारा रचित है ये ग्रंथ। और कहां की जानकारी प्राप्त कराता है हमको? तो ये जानकारी प्राप्त कराता है बीकानेर की। कहां की? बीकानेर।
बीकानेर की। बीकानेर में एक शासक हैं, ठीक है, बीकानेर के शासक हैं, उनका क्या नाम है? कल्याणमल, महाराजा कल्याणमल, महाराजा महाराजा कल्याणमल ने सदाशिव को इस ग्रंथ के लिखने की आज्ञा दी थी। उसके बाद में सदाशिव ने इस ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ से हमको क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है उसके बारे में बात करें तो जो बीकानेर है, बीकानेर जो रियासत थी उसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन, इन सभी के बारे में अपन को जानकारी प्राप्त करवाता है कौन? राजविनोद काव्य। राजविनोद ग्रंथ कहें चाहे काव्य कहें। इसके अलावा हमको क्या जानकारी प्राप्त करवाता है तो उस समय की जो यहाँ की जो सैन्य उपकरण थे, सैन्य उपकरण, सैन्य उपकरणों के बारे में इसमें हमको जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये हमारा राजविनोद ग्रंथ हो गया। हमारा जो नेक्स्ट काव्य है वो कौन सा है? तो वह है बटिर काव्य। बटिर काव्य, बटिर काव्य के ऊपर हम बात करें तो बटिर काव्य कब का है? तो ये 15वीं सदी का, 15वीं सदी का इसमें हमको वर्णन मिलता है। इसके रचयिता की बात करें तो रचनाकार कौन है? तो वह है बटिर। ठीक है, कौन है? बटिर। अब देखिए जो बटिर काव्य है, बटिर काव्य में 15वीं शताब्दी के जिस जगह का बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है वो कौन सी जगह है? तो वो है जैसलमेर। जैसलमेर की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक वो सांस्कृतिक जीवन। अब देखिए जो बटिर काव्य है, बटिर काव्य से हमको 15वीं सदी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके रचयिता कौन है? बटिर। इससे कहां के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो इससे हमको जानकारी प्राप्त होती है जैसलमेर की। जैसलमेर के बारे में क्या जानकारी प्राप्त होती है कि जो यहाँ के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जो जीवन था, जो भी उनकी परिस्थितियां थी, उनकी सामाजिक वो राजनीति कैसी थी, राजनीति के बारे में, उसके अलावा उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, समाज में क्या 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 प्रथाएं चल रही थी, क्या क्या था, उनके सांस्कृतिक जीवन कैसा था, धार्मिक कौन कौन से धर्म के कैसे कैसे मान्यताएं थी, उन सभी के बारे में इसमें हमको जानकारी प्राप्त होती है। उसके अलावा देखिए इसमें तो हमको एक वहां के महाराजा हैं कौन? अक्षय सिंह, महाराजा अक्षय सिंह। महाराजा अक्षय सिंह के द्वारा जो दान दिए गए थे, उनके जो प्रसाद हैं या तुलादान, मुख्य रूप से जो जैसलमेर के जो शासक हैं उनमें इनका जो तुलादान का जो वो था, प्रथा थी, उसके बारे में इसमें काफी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। उसके अलावा देखिए अपने जो नेक्स्ट जो काव्य है उसके बारे में बात करें जब अपन, तो वो है अपना कौन सा काव्य है यहाँ पे? तो वो है करमचंद वंशो कीर्तिनम काव्य। कौन सा है? तो वह है करमचंद
वंशो कीर्तिनम काव्य, हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि संस्कृत काव्य है ना, तो संस्कृत का इसमें नाम संस्कृत में लिखा हुआ है, लास्ट में जो बिंदी होती है वो मैं कहलाती है। ठीक है, तो अब इस बार इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो देखिए इसके जो हमको पहली चीज तो ये कि कब का है ये ग्रंथ, तो ये है उनका 16वीं सदी का। ठीक है, 16वीं सदी में लेखक कौन है? जे सोम। कौन है? जे सोम। जे सोम के द्वारा रचित वर्षों कीर्तनम काव्य 16वीं सदी का है, और इससे जिसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है इस ग्रंथ से, वो किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो वो है बीकानेर। बीकानेर के जो राजा थे उनके वैभव समझिए ना, वैभव नाम नहीं है, वैभव मतलब कि सुख सुविधाएं, उनकी जो संपन्नता थी, धनधान्य संपन्नता बोलते हैं ना, बड़ा वैभवशाली पुरुष है, उसका एक वैभव, विद्या, अनुराग, तो इनके बारे में हमको बीकानेर के जो इनका वैभव था या उनका जो विद्या अनुराग था उसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। उसके अलावा देखिए जो बीकानेर में जो पुस्तकालय है, बीकानेर पुस्तकालय है ना, बीकानेर पुस्तकालय के बारे में इसमें हमको जानकारी प्राप्त होती है। ये सभी जानकारी हमको किससे प्राप्त होती है? तो करमचंद वंशो कीर्तनम काव्य से क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है? 16वीं सदी की जानकारी प्राप्त होती है। जयसोम द्वारा रचित है। बीकानेर के जो शासक हैं, शासक वर्ग हैं, बीकानेर के जो महाराजा हैं, उनके जो वैभव संपन्न होना या उनका जो विद्या अनुराग, मतलब जो विद्या अपन बोलते हैं ना, शिक्षा, विद्या, ठीक है, क्या शिक्षा, इसके बारे में तुमको जानकारी प्राप्त होती है। वहां के जो पुस्तकालय है उनके बारे में तुमको जानकारी प्राप्त। अपने जो नेक्स्ट जो काव्य है वो कौन सा काव्य है? तो वो है अमरसार। अमरसार, अमरसार जो काव्य है, अमरसार काव्य के बारे में बता, जब हम बात करते हैं तो अमरसार काव्य के देखिए पहले तो इसके हम बात करें लेखक के बारे में, तो लेखक कौन है? तो लेखक है जीवधर। कब की रचना है ये? तो वो है 16वीं सदी की। कब की रचना है? 16वीं सदी की। लेखक कौन है? जीवधर। ठीक है, अब इसमें देखिए पहली चीज तो ये कि जो नाम है इसका अमरसार, इसी से पता चल रहा है कि ये किसके बारे में बात कर रहा है? महाराणा अमर सिंह के बारे में। और महाराणा अमर सिंह किसके पुत्र हैं? तो महाराणा अमर सिंह महाराणा प्रताप के पुत्र हैं। ठीक है, तो इसमें किस किस के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो इसमें महाराणा प्रताप व अमर सिंह, अमर सिंह के बारे में इसमें हमको जानकारी प्राप्त होती है। इससे हमको क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है? तो देखिए जो महाराणा प्रताप है या अमर सिंह है, इनके उस समय की जो तत्कालीन की जो परिस्थितियां थी उन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इनका रहन सहन, भोजन, इनका रहन सहन, भोजन, इनको जो सुख सुविधाएं थी उनकी, या इनके आमोद प्रमोद की, ये मत बोलना है कि आमोद प्रमोद के बारे में अगर जानकारी प्राप्त हो रही थी आमोद प्रमोद भी कर रहे थे, ये नहीं है। महाराणा प्रताप को पता है ना, जंगलों में रहे हैं वो,
ज्यादातर उन्होंने अपना समय जो भी बिताया वो कहाँ बिताया है, जंगलों में। हालांकि बाद में महल में भी बिताया है, ऐसा नहीं है कि जंगलों में बिताया, पर जो आरंभिक जीवन है या जब उनका जो संघर्ष का टाइम है उस समय वो ज्यादातर कहाँ पे बिताया है, जंगलों में। कहा जाता है कि उन्होंने जंगलों में घास फूस के बिछौनों पे और पत्ते पे खाना खाना, दूसरी चीज खाने में उनको जो मिल जाता वो खाते थे। ये नहीं है कि पकवान मिल रहे हैं उनको तो पकवान ही खाते थे, ठीक है। तो उन सभी के बारे में इसमें हमको जानकारी प्राप्त होती है, इनके जीवन वगैरह के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद में देखिए जो अपना जो अगला जो टॉपिक है, अगला जो ग्रंथ है वो कौन सा ग्रंथ है, तो वो है राज रत्नाकर। कौन सा है, राज रत्नाकर, राज रत्नाकर, ठीक है। अब राज रत्नाकर के बारे में बात करते हैं। तो राज रत्नाकर की देखिए, राज रत्नाकर जो ग्रंथ है वो पहली चीज तो ये कि कब का ग्रंथ है, कि 17वीं शताब्दी का, 17वीं सदी का ग्रंथ है ये, ठीक है। 17वीं सदी का ग्रंथ है। तो इसके जो लेखक हैं वो कौन है, वो है सदाशिव। सदाशिव पहले वाले नहीं है, दूसरे सदाशिव आगे एक और, ठीक है। उसके बाद में बात करें कि साहब इस ग्रंथ को लिखवाया किसने है, तो या इस ग्रंथ में हमको किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो किसके समय का है, तो वो है महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह के समय का है ये, और इसमें 22 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं, 22 सर्गों में ये लिखा हुआ है। सर्ग क्या होते हैं, भाग उसके। इस कितने भाग हैं, 22 भाग हैं, मतलब काफी बड़ा ग्रंथ है, 22 भागों में लिखा हुआ ग्रंथ है। अब इससे हमको किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो इसमें महाराणा राज सिंह के जो समय था, उसके जो जीवन था उसके बारे में हमको जानकारी इससे प्राप्त होती है। उसके पूरे चरित्र का, पूरे जीवन का, उसका पूरा चरित्र हमको इससे प्राप्त हो जाता है। कौन से ग्रंथ से, राज रत्नाकर से। उसके अलावा क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है, तो वहां पे उस समय की जो शिक्षण व्यवस्थाएं थी, शिक्षण व्यवस्थाओं के अलावा वहां पे जो उस समय का पाठ्यक्रम था, ठीक है, सिलेबस। आज हम अपन भी सिलेबस देखते हैं ना, कोई सी भी क्लास हो, 11th हो, 12th हो, ग्रेजुएशन हो, सबका एक सिलेबस होता है। उसके बाद में कंपटीशन में आ जाओ पटवारी में, तो पटवारी का भी सिलेबस आता है ना अपने, राजस्थान का इतना आएगा, इंडिया का इतना आएगा, मैथ का इतना आएगा, और रीजनिंग इतनी आएगी, हिंदी इतनी आएगी, सब एक एक सिलेबस फिक्स हो रखा है। कंप्यूटर इतना आएगा। इसी तरह से उस समय भी पाठ्यक्रम निर्धारित था। उन सभी के बारे में हमको कौन से ग्रंथ से जानकारी प्राप्त होती है, राज रत्नाकर। कहां के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो मेवाड़, मेवाड़। उसके बारे में बात करें तो वो कौन सा है, तो वो है अजितोदय। कौन सा है, अजितोदय। कौन सा है, अजितोदय। अजितोदय ग्रंथ ये कब का ग्रंथ है, इसके बारे में बात करें तो ये है 17वीं शताब्दी का। कब का है, 17वीं सदी का। ये 17वीं सदी का ग्रंथ है। 17वीं सदी के इस ग्रंथ का जो जिसने लिखा है वो कौन है, तो उनका नाम है जगजीवन। कौन है, जगजीवन। जगजीवन महोदय ने इसको लिखा है। और जगजीवन महोदय कौन थे पहले तो जगजीवन महोदय थे जोधपुर नरेश, अजीत सिंह के दरबारी। कौन थे, अजीत सिंह के दरबारी। कौन, जगजीवन, जो कि इस ग्रंथ के रचनाकार हैं।
अब देखिए ये जो ग्रंथ है ये कहाँ का जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है, कहाँ की जानकारी प्राप्त कराने के लिए, तो वो है मारवाड़। मारवाड़ के बारे में जानकारी प्राप्त कराने के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ वही है। उसके अलावा बात करें अपन इस ग्रंथ से जो हमको जानकारी प्राप्त होती है, तो किस क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है कि जो महाराजा जसवंत है, कौन, जसवंत सिंह से लेकर अजीत सिंह तक का इसमें पूरा वंश वर्णन मिलता है। उनके द्वारा किए गए युद्ध, उनके द्वारा की गई संधियां, उनके द्वारा जो भी कुछ भी कार्य किया गया था, उन सब के बारे में इसमें जानकारी हमको प्राप्त होती है। किससे लेके, महाराजा जसवंत से लेकर और अजीत सिंह के समय तक की पूरी जानकारी हमको प्राप्त होती है। इसके अलावा उस समय के जो वहां पे जो रीति रिवाज थे या उनके वहां पे जो प्रचलित सामाजिक की जो व्यवस्थाएं थी, परंपराएं थी, उन सभी के बारे में हमको इसमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा देखिए जो वहां पे जो घटनाएं हुई है, कहां पे, मारवाड़ की जो भी घटनाएं हुई है उनका अध्ययन करने के लिए भी ये ग्रंथ अपना सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि मारवाड़ का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ ये है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करें नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अमर काव्य। कौन सा, अमर काव्य वंशावली। अमर काव्य वंशावली, अमर काव्य वंशावली। अब देखिए जो अमर काव्य वंशावली है, अमर काव्य वंशावली से हमको किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो ये इसमें जानकारी प्राप्त होती है मेवाड़ के गोइल वंश के बारे में। किसके बारे में, मेवाड़ के गोइल वंशीय शासक, गोइल वंश के बारे में ये कहते हैं, गोइल वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। किसने लिखा है ये ग्रंथ, तो ये लिखा है अपन ने पहले उसके बारे में बात की थी, रणछोड़ भट्ट तेलंगे। कौन है, रणछोड़ भट्ट तेलंगे। कौन है, रणछोड़ भट्ट तेलंगे। रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा लिखा हुआ ये अमर काव्य वंशावली ग्रंथ है। और किसके बारे में जानकारी प्राप्त कराता है, तो ये हमको जानकारी प्राप्त कराता है गोइल वंश के बारे में। विशेष रूप से अपन बात करें तो किसके बारे में जानकारी प्राप्त कराता है, ये अगर हम कहें कि एक किसी विशेष राजा के बारे में, तो ये कराता है उनको महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह के बारे में ये उनको विशेष रूप से ध्यान प्राप्त कराता है, क्या कहें कि उसकी गाथा करता है। के और भी हैं तो मैं उनकी यहाँ पे आपको एक लिस्ट दे देता हूं, उसके यहाँ में ग्रंथ का नाम और लेखक का नाम लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए एक है राज प्रकाश। कौन सा है, राज प्रकाश। तो राज प्रकाश है, राज प्रकाश के जो लेखक हैं वो कौन है, तो वो है किशोर दास। कौन है, किशोर दास। उसके बाद में अपन बात करें तो जगत विलास। कौन सी है, दूसरी, जगत विलास। ठीक है, जगत विलास ग्रंथ है। जगत विलास ग्रंथ के साथ वो लेखक कौन है, तो जगत विलास के हैं नंदराम। कौन है, नंदराम। उसके बाद में हम बात करें संस्कृत साहित्य में तो एक है ईश्वर विलास महाकाव्य। कौन सा है, ईश्वर विलास महाकाव्य। ठीक है, ईश्वर विलास महाकाव्य
इसके लेखक कौन है ईश्वर विलास महाकाव्य के? तो इसके लेखक हैं कृष्ण भट्ट। कौन है? कृष्ण भट्ट। इसके लेखक कौन है? कृष्ण भट्ट। उसके बाद में हम बात करें नेक्स्ट ग्रंथ के बारे में, तो नेक्स्ट ग्रंथ है जयसिंह कल्पयुग। कौन है? जयसिंह कल्प, ठीक है, जयसिंह कल्पयुग। जयसिंह, इसके बाद कौन है इसके लेखक? तो इसके लेखक हैं देवभट्ट। देवभट्ट। उसके बाद में नेक्स्ट जो अपना काव्य है वो कौन सा है? तो वो है जयविलास। कौन सा है? जयविलास। जयविलास। तो देखिए जयविलास जो काव्य है इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता है रणवीर भट्ट। कौन है? रणवीर भट्ट, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें नेक्स्ट की, तो जगत सिंह काव्य। कौन सा है? जगत सिंह काव्य। जगत सिंह काव्य। जगत सिंह काव्य के अपन लेखक के बारे में बात करें तो कौन है? वो है रघुनाथ। 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 इसके बाद में हम बात करें जो नेक्स्ट जो ग्रंथ है उसके बारे में बात करें तो वो है वीर वंश। वीरवंश। वीरवंश काव्य किसका है? वीरवंश काव्य है यमुना दत्त। यमुना दत्त किसका है? यमुना दत्त, ठीक है। तो ये अपने संस्कृत के अपन ने लगभग सारे ग्रंथों के बारे में अपन ने चर्चा कर ली है संस्कृत साहित्य में। संस्कृत के जो भी ग्रंथ थे उन सभी के बारे में अपना आज यहाँ पे कंप्लीट हुआ। उसके बाद में अपन अभी अगली जो क्लास है उसमें हम राष्ट्र साहित्य, ख्याल साहित्य, वैली साहित्य, पारसी साहित्य और भी जो वर्तमान में जो अपने यहाँ बाद में जो शासक हुए आधुनिक इनको हम कहते हैं उनके इतिहासकारों के बारे में भी हमें अपने नेक्स्ट क्लासों में हम अध्ययन करेंगे। और हम राजस्थान इतिहास का जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो हम पहले भी बात बता चुके हैं कि हम जब इतिहास का अध्ययन करेंगे तो हम कोई सा भी टॉपिक ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो अपना बाकी रहे, ठीक है। क्योंकि कभी भी कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ये कंपटीशन का एग्जाम है, ये नहीं है, जरूरी नहीं है कि संस्कृत साहित्य है तो सिर्फ चार पांच काव्य से पूछेगा या 5 साल से पूछेगा। उनके अलावा कोई से भी ग्रंथ से पूछ सकता है, कोई से भी ग्रंथ। और ग्रंथ के बारे में ज्यादा क्वेश्चन तुमको ग्रंथ के डिटेल अंदर की नहीं पूछता है। कभी भी ग्रंथ के बारे में 2-3 जानकारी प्राप्त होती है ना, वो इतनी पूछता है। कब लिखा गया था, लेखक कौन है और कहां लिखा गया है, इसका समय क्या है, कौन सा शासक उस समय शासन कर रहा था, यही जानकारी हमको इसमें प्राप्त करनी होती है, ठीक है। तो आज हमारे संस्कृत साहित्य में हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद में हम नेक्स्ट साहित्य के बारे में अगली क्लास में बात करेंगे। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद।